नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आज आई होप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का। तो जैसे हम लोग आज के क्लास में बेसिकली जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा। तो जो बेसिकली मेरा जो अपना ओपिनियन है वो क्या है, जो कोर इकोनॉमिक्स से इस बार अराउंड 4-5 क्वेश्चंस ही आए हैं। बाकी जो पेरिफेरियल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया या कुछ क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और मोर एंड लेस क्या है, पेपर वाज क्या था, जो मॉडरेट टाइप का आप कह सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। क्योंकि ज़्यादा डीप डाइव जैसे पिछले साल 2025 में कई सारे न्यूमेरिकल्स आ गए थे बजट से लेके या फिजिकल डिसिप्लिन को लेके, वो सब इस बार नहीं था। इस बार प्लेन क्वेश्चंस थे। हाँ, 3-4 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टेक्निकल टाइप के आप कह सकते हो, कोर इकोनॉमिक्स के। नहीं तो ज़्यादातर मोर और द क्वेश्चन जो पेरिफेरियल इकोनॉमिक्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मनी बैंकिंग से एक था यूपीआई को लेके, या फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट से टोकनिज्म को लेके क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। या फिर एमएसएमई को लेके एक क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ कुछ थे जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का मोर एंड लेस क्या कह सकते हैं, मॉडरेट थे और आप उसको डुएबल कह सकते हैं। हाँ, ये है जो कवरेज था वो काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, और एक साथ साथ क्या है, कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिटिल बिट लेस थे। तो आज के क्लास में ये सेट डी है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो क्या क्वेश्चंस था, उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में। तो जैसे सेट डी में जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, हाँ, ये 25 नंबर क्वेश्चन था सागरमाला प्रोजेक्ट को लेके। तो सागरमाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो 2015 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का उसका वन ऑफ द की प्रोग्राम्स था। तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था, बेसिकली जो हमारा पोर्टलेट डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना है उसको लेके। लेकिन क्वेश्चंस का जो पूछने का ढंग था वो लिटिल बिट डिफरेंट था, काफी ही यूनिक ढंग से पूछा गया था। तो उतना डीप डाइव नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है या जो दिया गया है उसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी। तो ये तो पहला इज करेक्ट। स्टेटमेंट एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, ये भी करेक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट, ये थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है जो उसको सागरमाला 2.0 है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्या है, सागरमाला 1 जो 2015 में लॉन्च किया गया उससे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं, उसी को और ये क्या कहता है, फैसिलिटेट करता है। वो बेसिकली सागरमाला 2.0 में क्या कहता है, जो पोर्टलेट डेवलपमेंट में होगा वो उसका शिप बिल्डिंग्स के लिए जो रिपेयर का काम है वो इंडिया में होगा, उसके कारण, या पोर्ट्स पे होगा तो उसके कारण क्या होगा, इंडिया में स्किल डेवलपमेंट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ क्या है, इनकरेक्ट है। वो उसको और क्या करता है, सपोर्ट करता है, ना कि सागरमाला 2.0 जो 1 था उसको अपोज करता था। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो बी फोर आप कह सकते हैं बॉम्बे। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, जो कि वाइजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है। तो ये क्वेश्चन, ये भी आप जैसे सागरमाला हो गया, वाइजिंगम, ये सब क्या है, आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड। वाइजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट्स रिप्रेजेंट द, तो ये क्या था, ट्रांसशिपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। वो देखिएगा जो इंटरनेशनल सी रूट्स है, ट्रेड रूट्स है, उसके पास ये है। तो इससे इंडिया को क्या मिलता है, ये इंटरनेशनल जो ट्रांसशिपमेंट्स होगा उसमें बेनिफिट्स मिलेगा, इंडिया को दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और एक क्या, वाइजिंगम एक क्या हो सकता है, इंटरनेशनल सी पोर्ट्स या ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में डेवलप हो सकता है। तो पहला ये कहता है एक्सक्लूसिवली एज ए डोमेस्टिक कार्गो है, ये तो नहीं था। ये और क्या, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट को प्रमोट करने के लिए था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। प्राइमरली ऑन द पैसेंजर्स, वर्ड है प्राइमरली ऑन द क्रूज टूरिज्म। तो ये नहीं है, ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, ट्रांसशिपमेंट को प्रमोट करने के, ताकि क्या हो, उसके जो मान ली इंडिया के लिए भी जो टाइम ज्यादा लग रहा था उसे रिड्यूस किया जा सके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो बाय लेवरेजिंग, ये तो पीआईबी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर, दिस क्वेश्चन विल हैव द राइट आंसर इज द ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, हाँ, थर्ड इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। तो ये आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर सबसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो एसडीजी गोल्स के बारे में हम बात करते हैं उसको लेके है। तो इनकम्पासिंग द मोनोकल्चर को ये नहीं प्रमोट करता, और बेसिकली क्या है, मल्टी क्रॉपिंग को प्रमोट करता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये पॉइंट है ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है इंक्रीजिंग द राइस कल्टीवेशन। ऐसा नहीं है राइस कल्टीवेशन इन द इरिगेटेड, ये तो ऑलरेडी जो सेमी एरिड रीजन था उसके लिए प्रमोट किया गया था। तो ये तो ऐसे ही हो, इनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द, हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया।
तो ये पहला और दूसरा इनकरेक्ट और थर्ड इज द करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द 28 नंबर क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी 38 क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द ओको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर एडी सिल्क। तो ये सब करंट अफेयर्स से है, आप ये कह सकते हो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को भी इकोनॉमिक्स में ही ऐड कर दिया है। तो इसमें क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ये तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्या है, ये सब करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आप ये देख सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या सेमीकॉन प्रोग्राम्स भी कई सारे हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। तो ये HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर्स इंडिया चिप लिमिटेड, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जेवर जो है यूपी के पास है, वहां पे आंसर वो एलोकेटेड है। तो ये इसका आंसर जो नोट करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट करेक्ट मैच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हाँ, उसके बाद 52 एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, जो ओनर है वो क्या कहता है, किसी और पार्टी को देता है वो डिलीवरी करने के लिए, और प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो ओनर के द्वारा है। तो इस तरह के मॉडल को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल का आंसर हो जाएगा 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 सब इंडेक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उसमें क्या है, एक्सेस, यूसेज एंड द क्वालिटी। तो वही एक्सेस, यूसेज एंड द क्वालिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दिस क्वेश्चन हैव द आंसर एज द सी। ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद ओपन, हाँ ये क्वेश्चन जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये क्या था एक्चुअली, जो पहले क्या होता था, ई कॉमर्स का काफी ज्यादा मोनोपोली हो गया था। तो उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए क्या लाया गया, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। मतलब बेसिकली ये क्या था, जो पहले क्या होता था, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहीं से आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब क्या है, दो अलग अलग, चाहे बिजनेस जो कंज्यूमर है वो अलग मॉडल्स पे, अलग नेटवर्क पे काम कर रहा है, और जो बिजनेस ओनर्स है वो अलग अलग नेटवर्क पे काम कर रहा है, और दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी रहेगी। तो यू डोंट हैव टू डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की चीजें क्या है, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय द इनेबलिंग द इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़, ऐसे आप कह सकते हो। तो 54 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। हाँ, या सी फॉर चेन्नई भी आप कह सकते हैं। हाँ, उसका देखा सेंट्रल बैंक यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल कर, ये क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों। तो ये देखिए, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, जो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट तक बिना क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को बिना पढ़े कभी स्किप मत करिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सबसे बेसिक आइडिया होता है, जो कई बार आप पहले 2 ऑप्शंस को ही देख के उसके बाद आप गिव अप कर देते हो, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो जो करना है या नहीं। क्योंकि यूपीएससी भी क्या है ना, आपको कोई ना कोई क्लू देता ही है, ताकि क्या हो उसके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व। इट इज ट्रू दैट आप सारा इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट पता हो फिर आप आंसर करिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में फ्रेंड, यदि आप इसी में ध्यान से देखिए, तो पूछ रहा है जो यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स रिलेटेड है, तो इस तरह का। तो इसमें देखिए, ये 4 जो स्टेटमेंट है, इसमें देखिए जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो बेसिकली एक तरह से क्या है, डिजिटल आपका लीगल टेंडर है, और इसके लिए लायबिलिटी किसकी है, आरबीआई की है, ना कि किसी, मतलब एक तरह से ये क्या है, एक करेंसी ही है। तो ये जो डी ऑप्शन में है, लायबिलिटी, बोथ के केस में लायबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक, ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के केस में लायबिलिटी इज अगेंस्ट विद द आरबीआई, या जो सेंट्रल बैंक है उसके पास। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर धुरंधर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धुरंधर। बाकी जो स्टेटमेंट है वो ऑल आर द करेक्ट है, एबीसी जो है आपका करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर धुरंधर। ये देखिए, जो सी फॉर, जैसे सी वाले में एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन होता है, तो उसका क्या है, आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स में वो नहीं दिखेगा। दैट इज द यूनिक पॉइंट, इवन आई डोंट नो अबाउट दैट वन। तो लेकिन गुड लक से ये क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, दैट इज द थिंग। हाँ, उसका है ये क्वेश्चन अच्छा है, टोकेनाइजेशन आर द
करेक्ट। जैसे टोकेनाइजेशन क्या है ना, जो फिजिकल एसेट बहुत सारा जो अनटैप्ड है उसको टैप में करने के लिए टोकेनाइजेशन कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी ने पहले भी एक तरह से इस पे क्वेश्चन आया था और सेबी का भी कुछ गाइडलाइंस आया है टोकेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल एसेट्स को लेके। तो ये यदि आप देखिए टोकेनाइजेशन क्या है ना, स्मॉलर फॉर्म में करके उसको मान ली कैपिटल मार्केट में उसको सेल आउट किया जा सके, ना कि वो एक फिजिकल एसेट्स के रूप में कहीं एक तरह से अनयूज रहे। तो ये टोकेनाइजेशन एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग द ब्लॉकचेन, ये स्टेटमेंट सही है। 24 इंटू, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है तो 24/7 पे आप इसको एक्सेस करते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स विल बी इन्वेस्टेड इन द अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हाँ। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, उसका ए बॉन्ड, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो देखिए इसमें यदि आप ऐसे भी सोच सकते थे, ओनली टू फाइनेंस और रीफाइनेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड द सोशल प्रोजेक्ट्स, दोनों। अब यदि सिर्फ एनवायरमेंटल रहता तो ग्रीन बॉन्ड, यदि सोशल रहता तो सोशल बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या है, दोनों चीजें चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी द सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। उसके द्वारा आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो दैट इज द 57। उसके बाद है 58 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो हाँ ये सब कह सकते हैं जो कोर इकोनॉमिक्स का है, जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है। तो एक हमने ऑलरेडी कई बार दोस्तों बात किया है। हाँ, M1 एक्सचेंज के बारे में नहीं डिस्कस हुआ है क्लास में, लेकिन ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो मान लीजिए कई सारे जो सप्लायर्स होते हैं उनको क्या होता है, जो टॉप कंपनियां हैं, जो मेन कंपनी है, उसे फंड टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए वो क्या किया जाता है दोस्तों, वो क्या करते हैं, जो उनका इनवॉइस होता है उसका इनवॉइस पे क्या होता है, उसका बिडिंग लगाया जाता है। उसके कारण जो एमएसएमई है, जो सप्लायर्स है, उनको क्या मिलता है, जो उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन। M1 एक्सेस प्रोवाइड्स द कोलेटरल बेस्ड लोन। कोलेटरल बेस्ड लोन की बात इसमें होता ही नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, आपका जो इनवॉइस है उसके बेसिस पे आप इनवॉइस का जितना वैल्यू है उसके बेसिस पे आपको फंड मिल सकता है। तो ये दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फैसिलिटी डिस्काउंटेड, ये तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फंक्शंस एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रूप में नहीं काम करता है। ये बेसिकली वही इनवॉइस के बेसिस पे आपको जो इक्विवेलेंट लोन मिल सकता है, दैट कैन बी प्रोवाइडेड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, 1 and 3 इज इनकरेक्ट। So the right answer will be B. B for Bombay. B for Bombay. तो 58 का क्या हो जाएगा, B। ठीक है, उसके बाद है 59। Which of the following is describe the कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये तो इकोनॉमिक सर्वे और जो मैंने वीडियो भी आप देखिएगा, तो ये कॉमन वर्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यदि गवर्नमेंट ज्यादा, यदि बैंकों से ज्यादा पैसा ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या होगा, फंड बहुत ही कम अवेलेबल होगा, और यदि उनको अवेलेबल भी होगा तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो दैट इज द, यदि फिस्कल डिफिसिट होता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये हमारे वीडियो में भी कई बार मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये वेयर द इंक्रीजिंग ऑफ द, तो इसका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, वेयर द गवर्नमेंट borrowing leads to the higher interest rate and the deduction for the primary investment, the B for the Bombay। 59 का क्या हो जाएगा, B for the Bombay। तो ये 59 का क्या हो जाएगा आंसर, बॉम्बे। तो ये आपका समझ में आ गया। उसका जो है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू रेयर अर्थ। इसको, इस क्वेश्चन को आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते थे, साइंस एंड टेक में भी कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स जहां पे आपका हो वो उसके लिए, ऐसा इसको नहीं आप कर सकते, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में भी आ सकता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। चाइना, ये हाईएस्ट शेयर तो है उसका, जो ब्राजील आता है, ना कि आपका इंडिया आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है नेशनल क्रिटिकल मिनरल, ये थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेयर अर्थ, इसमें ये 13 एलिमेंट नहीं होते, ज्यादा होते हैं। तो ये इसीलिए क्या है, ये फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट एंड द थर्ड इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड द थर्ड इज इन द ए। हाँ, तो ए फॉर अमृतसर कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसीलिए इसका दिस क्वेश्चन विल हैव द आंसर ऑफ द ए। हाँ, अगला क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। एविएशन हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक्चुअली वही जो गुजरात में जो ये प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसके उसी बेसिस पे है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट भी 130 नहीं 140 से ज्यादा है, तो ऑलरेडी ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ द स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट। तो 61 का क्या हो जाएगा, सी। हाँ, उसका 62 क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है, जो एमएसएमई के लिए भी हो सकता है, कई तरह के क्राउड फंडिंग के तरीके हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये बहुत ही बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मल नहीं पूछा जो कौन इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई करती है, ये सेबी करते हैं, एमएसएमई के लिए कुछ ऐसा है, तो ऐसा नहीं, नॉर्मल सा चीज है। तो सी फॉर द, सी इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी फॉर द चंडीगढ़ आप इसको कह सकते थे। तो 62 क्या आ जाएगा, सी। उसका बाद हाँ 63, ये क्वेश्चन था। देखिए अभी तक कॉलम्स में क्या क्या है, तो देखिए आर एन मल्होत्रा
कमिटी सही है जो रिफॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ इसके बेसिस पे IRDA का फॉर्म हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेटर, ना कि ये इसके अंदर काम किया था, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसका हुआ। तो इसीलिए क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको फॉर्म किया गया था। तो इसलिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो, LC गुप्ता कमेटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो आपका ये हुआ था जो इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स को कैसे प्रमोट किया जाए उसको ले। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। उर्जित पटेल बेसिकली क्या है दोस्तों, आप यदि ये देखिए उर्जित पटेल के बारे में, तो उर्जित पटेल ये मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया था, जो कि 4 से लेके 6 से लेके 2% के बीच में आपको क्या रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, उसी के बेसिस पे आपको रेपो रेट डिसाइड करना है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट, इसलिए इसका करेक्ट। और ये मालेगांव कमेटी तो सबको पता है, रिफॉर्म्स इन द माइक्रो फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एंड द मतलब सेकंड और फोर्थ आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4। 2 and 4 किसमें है, डी फॉर द धुरंधर, धुरंधर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 63 का क्या हो जाएगा, डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एक अच्छा कोर इकोनॉमिक्स का यदि एक मेरे हिसाब से पूछा जाए, जो कुछ फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन था तो बस ये क्वेश्चन था। ये जो बैंक और नॉन बैंक का हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, जो बैंकिंग क्या होता है, नॉन बैंकिंग क्या होता है, तो उसमें ये बेसिकली ये डेफिनेशन है। एनबीएफसी कांट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये तो एकदम बात सही है, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। कुछ एनबीएफसी क्या हो सकता है, टाइम डिपॉजिट ले सकता है। दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन बिटवीन बैंक्स एंड द नॉन बैंक। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ऑल एनबीएफसी ऑपरेट्स इन इंडिया हैव द टू बी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। आरबीआई ऐसा नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन हमने बताया, तो एनबीएफसी का एक रेगुलेटर आरबीआई नहीं है, उसके लिए क्या है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी। कुछ एनबीएफसी है जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, कुछ इंश्योरेंस हाउसिंग बैंक हाउसिंग में करती है, तो उसके लिए NHB नेशनल हाउसिंग बैंक है, कुछ PFRDA के लिए PF पेंशन फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट होता है। तो दोस्तों एक नहीं है, इसीलिए ऑल, ये इसलिए क्या है, वैसे भी क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये, लेकिन इस तरह का मैडनेस नहीं करना है, लॉजिक से काम करिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड, आर द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड द, यही तो बैंक और नॉन बैंक में हमने बात किया था, ये चेक इशू नहीं कर सकता एनबीएफसी के द्वारा। डिपॉजिट इंश्योरेंस, हाँ, इनमें क्या होता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलता, इसमें यदि पैसा डूबा तो डूब गया। तो फर्स्ट एंड द फोर्थ इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है, ए फॉर द अमृतसर आप कह सकते हो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and the 4। तो राइट आंसर इज द ए। तो दैट इज द 54 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद है, हाँ, उसका 65 ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, एमपीआई यूजिंग आल्केयर फ्रेमवर्क फॉस्टर मेथोडोलॉजी, ये सही है स्टेटमेंट। नीति आयोग है द 12 इंडेक्सेस, ये भी सही है स्टेटमेंट है। यदि मल्टी एक तो यूएनडीपी के द्वारा था इंटरनेशनल लेवल पे, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग का, उसमें 12 इंडेक्सेस है, और जो यूएनडीपी का है उसमें कितना है, 10 इंडेक्सेस है। मैटरनल बैंक अकाउंट्स आर द कॉमन, नहीं, ये आपका नीति आयोग वाले में है, यूएनडीपी वाले में नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट एंड द सेकंड, तो इसलिए एक इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर द अमृतसर। तो ये आपका आंसर सही हो गया। हाँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है। तो इसको देखिए, हाँ, तो इसमें आपको क्या, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरह काम करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। सेंट्रल सीबीआई ये वैल्यू सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अमृतसर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे अराउंड दोस्तों 20 क्वेश्चंस के आसपास इकोनॉमिक्स में। हो सकता है कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे जो उसको मैंने ले लिया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, जो इस इकोनॉमिक्स के पेपर देखे क्या है ना, यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टिवनेस, मतलब आप श्योर नहीं हो सकते जो क्या पूछा जाए, बस अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करिए। अब अलग अलग कोचिंग्स तो ऐसे ही आपको हमेशा प्रमोट करेंगे, जो गलत पूछा ये पूछा। यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के बारे में, देश दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में आपका एक अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है उसके बारे। तो ये हर साल इसी तरह के अनप्रेडिक्टिव, बस ह्यू एंड क्राई इसलिए बनाया क्योंकि जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कोचिंग इंडस्ट्री के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आया था इसीलिए। जबकि क्या होना चाहिए, यूपीएससी इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस आपका कितना है सराउंडिंग्स के बारे में, वो इंप्रूव करिएगा, ऑटोमेटिक आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे दोस्तों प्रीलिम्स को लेके। थैंक यू। इसको लेके अब इसमें कोई क्वेश्चंस सेव बचा, हाँ हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। थे अराउंड 20 क्वेश्चंस थे, और आई होप इसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस डुएबल थे। यदि नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, आपका होप सो बाकी में है। तो इसे आपको एक यही टीचिंग्स लेना है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टिवनेस। ज्यादा सोच समझ के नहीं जाना एग्जामिनेशन में, ये स्ट्रेटजी लगाएंगे वो स्ट्रेटजी, सिंपली जाओ एंजॉय करो एग्जाम दो। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस तरह से यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, और हम लोग रेगुलरली इसी तरह से कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वन।